चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी की ओर चलते हैं। क्लास 6 का हिंदी मल्हार हुआ। ठीक है, मल्हार हुआ। ठीक है, जो पाठ्य 3 पहली बूंद या क्या है, एक कविता है। पहली बूंद क्या है, एक कविता है। सबसे पहले हम लोग इस कविता के कुछ सारांश के बारे में जान लेते हैं कि कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या क्या संदेश देती है। ठीक है, पहली बूंद कविता वर्षा ऋतु के आगमन का एक उत्सवपूर्ण चित्रण है। कवि ने पहली बारिश की बूंद को धरती का जीवन का संचार करने वाली एक अमृत तुल्य बूंद के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, यह बूंद सूखी धरती को नया जीवन देती है और प्रकृति को पुनः जीवित करती है। कवि ने बारिश के मौसम में आने से पहले की प्रकृति की पीड़ा और बारिश के आगमन के बाद प्रकृति की खुशियों का बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। ठीक है, कविता में बादलों को सागर, बिजली को स्वर्ण, नित पर और धरती को वसुंधरा कहा गया है, जो प्रकृति के सौंदर्य को और अधिक उभारता है। कवि ने बारिश की बूंदे को धरती की प्यास बुझाने वाली करुणा के आंसू के रूप में भी चित्रित किया है। ठीक है, चलिए इसके साथ अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। और क्या है देख लेते हैं। कविता के मूल भाव। कविता के मूल भाव क्या है? ठीक है, कविता का मूल भाव है कि प्रकृति का चक्र निरंतर चलता रहता है। सूखे के बाद वर्षा का आना और वर्षा के बाद फसलों का उगना प्रगति का एक अनिवार्य नियम है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के इस चक्र को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इस पहली बूंद कविता की प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले इस कविता में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने स्टार बनाएं। ठीक है, देखते हैं। कविता में नवजीवन की नई अंगराई किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किसके लिए है? तो अंकुर के लिए। किसके लिए है? अंकुर के लिए है। ठीक है, 2 नंबर को देखते हैं। नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली से, ये जलधर में काली पुतली है, किसके लिए किया गया है? तो जलधर बादल के लिए। किसके लिए? बादल के लिए। ठीक है, अब फिर से है, इसका ख में बताया गया है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपको ये उत्तर ही क्यों चुने, इसके अलावा आप दूसरा उत्तर क्यों नहीं चुनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले का हम लोग जो क माने हैं, कविता में अंकुर को धरती से निकलकर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जो नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक है, दूसरा था कि बादल आकाश में काले धागे की तरह दिखाई देता है, जो आंख की पुतली से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, एक का अंकुर और दूसरे का बादल को चूज किए हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ कुछ क्वेश्चन अब हम लोगों को मिलेगा मिलान करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है मिलान कैसे, क्या करना है? मिलान कीजिए। ठीक है, कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इस पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भाव वार्थ दिए गए हैं, इसे का मिलान कीजिए, जो कविता का भावार्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा है कि आसमान में उड़ता सागर, इस आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णित पर। ठीक है, तो किसके होता है? तो ये होता है बादल को कह रहा है। किसको कह रहे हैं? इसका भावार्थ बादल को। चलिए इसी के साथ इन चारों का आंसर यहाँ पे दिया गया है बच्चों, आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है पंक्तियों पर चर्चा करना है। ठीक है, कविता में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका और समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या है पंक्तियां, क्या है? चलिए इसको देखते हैं। पंक्ति नंबर पंक्ति है, आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों की स्वर्णित पर, बाजा नगारे जगा रहे हैं बादलों धरती की करुणाई। ठीक है, इस पंक्तियां का अर्थ हम लोग जानते हैं। चलिए इसका अर्थ हुआ, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों को बिजली चमक रही है, जैसे मगर बिजलियों की सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गरज सुनकर ऐसा आभास होता है कि
नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौनता को जगा रहा है। अर्थात आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश के लिए तैयार होते हैं और यह बादल नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, दूसरा पंक्तियां है, नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित आंसू बहकर धरती की चिर प्यास बुझाती। ठीक है, चलिए इसका जानते हैं। इसका अर्थ, आकाश और बादलों का वर्णन नील नैनो और काली पुतली के रूप में किया गया है। नीला आसमान नीली आंखें के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, जो जो करुणा में पिघलकर धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हैं। धरती जो बूढ़ी और सूखी हो गई है थी, अब फिर से हरी भरी और सुंदर बनाने के लिए ललाई हुई प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर इसके आगे चलिए फिर क्वेश्चन आया कि सोच विचार के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, सोच विचार के लिए। इसमें है बताया है, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चलिए बच्चों, सबसे पहला पंक्तियां है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, चलिए जानते हैं। धरती के सूखे ओठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से निजबान और सुखी परी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रशंसा प्रकट होती है। ठीक है, दूसरा पंक्तियां है, कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है। चलिए, कविता में आकाश को नीले आंखों के समान और बादलों को आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। ठीक है, अब है कविता की रचना। क्या है कविता की रचना, चलिए देखते हैं इस पंक्तियां में। आसमान में उमर सागर लगा स्वर्णित पर बिजलियों की कविता। इस पंक्ति का समान अर्थ देखे तो समुद्र का आकाश और उड़ान असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्तियां का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि उससे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्य को पहचानो और उन पे चर्चा की है। हमने इसको में पहचाने कि इसको नीले नैनो सा अंबर काली पुतली से ये जलधर, किसको पहचाने, नीले नैनो सा अंबर काली पुतली से ये जलधर। ठीक है, चलिए देखते हैं। कवि को आसमान नीले नैनो की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो जलधर मतलब काले बादल है, इन बादलों को कवि ने काली पुतलियां कहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते। चलिए फिर से कुछ क्वेश्चन है बच्चों के। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से जलधर कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर को दो शब्दों से बना है, जल और धारा। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर है। वाक्य के संदर्भ में या प्रयोग से हम जान सकते हैं कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। चलिए बच्चों, जो शब्द हैं हमें इस कविता के अंदर ही मिल जा रहे हैं, लगा उसका अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कविता में प्रयोग किया गया है गिरिधर का, जटाधर का, मुरलीधर का, गद्धाधर का, चक्रधर का, हलधर का और श्रीधर का। ठीक है, जैसे गिरिधर का, इसका अर्थ हुआ, गिरि का अर्थ है पर्वत, गिरि का अर्थ क्या है, पर्वत, मतलब पर्वत को उठाने वाला क्या कहलाता है, गिरिधर कहलाता है। जटाधर, जिसके सिर पर जटाए हो, जिसके सिर पर जटाए होते हैं उसे क्या कहते हैं, जल जटाधर कहते हैं। मुरलीधर, जो बांसुरी जी मतलब मुरली बजाता है, जो बांसुरी बजाता है उसे मुरली, अर्थात कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। गद्धाधर, जिसके पास गद्धा हो। ठीक है, जो चक्रधर, जो चक्र को धारण करता है, अर्थात विष्णु हो सकते हैं। हलधर, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम हो सकता है।
श्रीधर, श्रीधर को धारण करने वाला विष्णु होता है। कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। चलिए बच्चों, कुछ शब्द दिया गया है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो शब्द पहले, इसके लिए कोई एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स से ढूंढकर हम लोग को क्या करना है, टूटी हुई शब्द को एकत्रित कर कर उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला में है, मान लो क में है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। क्या होता है? बजने वाला यंत्र किसको बोलते हैं? तो उसमें ढूंढने से क्या मिलेगा? नगारा। क्या मिलेगा? नगारा। ठीक है, आग के लिए एक अन्य शब्द क्या होता है? ढूंढेगा तो उसमें क्या हम लोगों को मिलेगा? नयन। क्या मिलेगा? नयन। ठीक है, दूसरा है जल को धारण करने वाला, तो उसमें ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? जलधर। एक प्रकार की घास, तो क्या बोलते हैं? दूधी बोलते हैं या दूध बोलते हैं अपनी भाषा में। आंसू का समानार्थी होता है आश्रु होता है। क्या होता है? आश्रु होता है। आसमान का समानार्थी मतलब समान, आसमान का क्या होता है? समान। अंबर। क्या होता है? अंबर। चलिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है पाठ से आगे। कहा क्या क्वेश्चन है? पाठ से आगे। ठीक है, आपकी बात। क्या है? आपकी बात। बारिश को लेकर हर मनुष्य का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है? बताइए। बच्चों, इसका आंसर तो आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं कि बारिश आने से आपको कैसा कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। ठीक है, चलिए जैसे हम बता रहे हैं सबको एक ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अपने शब्द में भी लिख सकते हो। बारिश आने पर मुझे ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। पानी की बूंदे और ठंडी हवा मेरे मन को शांति और सुकून देती है। बारिश का मौसम मुझे प्राकृतिक सौंदर्य और न्यायन न्यापन का अनुभव कराता है, जिससे दिल को राहत मिलती है। ऐसे भी बच्चों होता क्या है कि बारिश आने से मौसम कुछ ठंडा हो जाता है। चलिए दूसरा पंक्तिया है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? बताइए। आप बच्चे, आप अपने शब्द में भी इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं कि आपको कौन सा ऋतु सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है। चलिए हम बता रहे हैं अपने शब्द में, वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश भीगने और बहुत मजा आता है। भीगकर घर पहुंचने के बाद गर्म गर्म चाय और पकौड़े के साथ बहुत क्या होता है? मजा आता है। जैसे हम लोग बारिश के मौसम में अगर घर से बाहर भीग गए तो घर पे आने पे ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? थोड़ी चाय लेते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग का आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है।